जय भीम आप सभी का। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध के प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं, बुद्धिस्ट मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हर बार मौजूद होते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने एक दशक तक जातक कथाओं के ऊपर गहन अध्ययन किया है और जो जातक कथाओं को अभी तक पूर्व जन्म की जो कहानियां बताकर प्रचारित किया जा रहा था, उस मिथक को तोड़ा है और उस जातक कथाओं में से मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे लिए निकाले हैं। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। बहुत बहुत जय भीम धन्यवाद। सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी। और आज की कहानी 26 नंबर की कहानी है। हाँ। नाम है महिला मुख जातक। महिला मुक्त जातक। महिला मुख, मुख मतलब महिला चेहरा मुक्त। है ना। ठीक। मुख जातक है ना, महिला का चेहरा यानी महिला मुख जातक। और ये गाथा जो है बुद्ध ने वेणुवन में विहार करते समय देवदत्त के बारे में हम्म। है ना। इसमें इस लाइन में थोड़ा सा इतिहास हम्म। छिपा है, इसलिए मैं इसको उजागर करता हूँ हम्म। कि देवदत्त ने जो है हम्म। पहले तो संघ में शरण ली हम्म। है ना, बुद्ध के मार्गदर्शन में आगे बढ़े है ना। हम्म। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिन पर विवाद उसने छेड़ दिया, संघ में फूट डाल दी हम्म। है ना। वो हम्म। प्रश्नों को फिर एक जातक कथा आएगी, उसमें प्रश्नों के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। हम्म। यहाँ इस लाइन में ये बताते हैं कि भाई देवदत्त के बारे ये गाथा कही है ना। हम्म। अब देवदत्त ने क्या किया था कि अजात शत्रु को अपने पक्ष में कर लिया। अच्छा। अजात शत्रु ने बिंबिसार अपने पिता की हत्या की थी है ना। और उसके बाद में आप समझ ही सकते हैं कि जो विरोध उसका जनता में होना था वो हुआ था। तो ये राजनीतिक परिदृश्य भी थोड़ा बदला और उस समय का देवदत्त ने लाभ उठा करके अजातशत्रु से निकटता हासिल की और इधर बुद्ध के खिलाफ है ना, बुद्ध के विरोध में इसने ये सारा अपना काम शुरू किया। बहुत बार बुद्ध पर षड्यंत्र करते हुए उस पर आक्रमण भी करवाए उन पर है ना, और उसमें विफल रहा हर बार है ना। और फिर अंततः क्या किया, इसने गया के मार्ग शीर्ष एक जगह है ना, वहां जाकर के इसने अपना संघ स्थापित कर लिया। तो जो बुद्ध के संघ में थे भिक्षु, उनको अपने संघ में आकर्षित कर लिया, क्योंकि वहां जो है अजात शत्रु के महल से खाना बन के आता था, हर सुख सुविधा उनको मिलती थी है ना। तो इस तरह से क्या हुआ था कि एक कंपटीशन है ना बेसिस पर, और एक समय ऐसा आया कि बुद्ध अकेले रह गए वहां पर अपने संघ में है ना। लेकिन जब जो लोगों को पता चला, भिक्षुओं को और अस्तवीरों को, कि ये जो है ये तो बिल्कुल जाली नकली रूप है देवदत्त का, तो वो वहां से फिर वापस आ गए है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि अब वहाँ राजगृह में दो संघ चल रहे हैं है ना। एक देवदत्त का है और एक आपके भगवान का है। तो अब जो है कि बहुत सारे भिक्षु जो हैं, उनके मन में ये ऊहापोह है कि किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। कुछ ऐसे हैं जो डुअल मेंबरशिप रखते हैं, स्वाभाविक है ना। तो इसमें एक दिया है वर्तमान कथा में, जिसमें समस्या आती है। तो वर्तमान कथा को मैं आपके सामने रखता हूँ कि वर्तमान में कथा में क्या हुआ बताते हैं कि एक भिक्षु है ना। ये जब अपने एक मित्र के साथ प्रव्रजित हुआ था, तो एक मित्र जो है वो चला गया, वह दोनों राजगृह के निवासी हैं, लेकिन एक बुद्ध के संघ में चला गया है और एक देवदत्त में चला गया। ठीक। लेकिन अब जब निकलते हैं तो कई बार भेंट होती है। अब भेंट होती है तो वो उनको बताता है कि भाई हमारे यहाँ सब इतना कुछ मिल रहा है, तुम खामखा वहां पर इतना कष्ट झेल रहे हो बुद्ध के शासन में, तो तुम यहीं आ जाओ। तो ये क्या करता है कि एक बीच का रास्ता निकालता है। ये जाता है, वो गया शीर्ष पर अच्छी तरह खाना पीना खाता है और फिर इधर लौट आता है ना। शाम को इधर आ जाता है, खाने पीने के लिए उधर चला जाता है। अच्छा। स्वाभाविक है ना। इस ढंग का जो लालच है, बढ़िया काफी क्या हो फिर यहाँ आ जाओ, बुद्ध शासन में आ जाओ है ना। तो इस तरह का उनका प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन बहुत दिन तक छिपा नहीं रहता। अपने यहाँ भिक्षुओं साथियों से कहता है कि भाई इस तरह से है, तो
वो जो है वो पूरा मानते हैं और वो कहते हैं कि शास्त्रा के पास तुमको ले चलते हैं, है ना। एक जो उसके साथी कहते हैं वहाँ शास्त्रा के पास ले चलते हैं। तो क्या होता है कि वो जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन हाँ। फिर भी उसको किसी तरह से ले आते हैं। तो बुद्ध पूछते हैं कि भिक्षु क्यों इस अनिच्छुक भिक्षु को लेकर आए हो। वो तो जाना नहीं चाहता, लेकिन वो खींचतान के वहां पर ले आए हैं। बनते, यह भिक्षु आपके पास प्रवर्जित होकर देवदत्त द्वारा अधर्म से उपार्जित भोजन ग्रहण करता है। अब देवदत्त का जो भोजन है वो तो राजमहल से आता है ना। तो यह धर्म से तो नहीं हुआ, और ये जो है उसका भोजन ग्रहण करता है। तो वो पूछते हैं क्या तू सचमुच अधर्म से कमाया हुआ भोजन ग्रहण करता है। वो तो उससे पूछते हैं। आपको पता है उनके मैनेजमेंट की स्टाइल है कि किसी ने बोल दिया तो ऐसे उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो वो क्या कहता है कि देवदत्त मुझे भोजन नहीं देता, अन्य मनुष्य देते हैं, मैं उसे ही ग्रहण करता। मैंने खाता हूँ लेकिन देवदत्त नहीं देता है। मैंने जो भोजन कह रहे हैं कि वो देवदत्त नहीं देता, दूसरे में बांटने वाले कोई और है, टेक्निकलिटी में वही ग्रहण करता। माने अपने अपने ब्लेम को जो है किस तरह से वो लाइट करने की कोशिश कर रहा है, स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन एक मैंने इसे कि नहीं मैं देवदत्त से नहीं खाता हूँ, मैंने कोई दूसरा देता है, इस तरह का। आजकल अगर कोई गवर्नमेंट के ऊपर, कोई मोदी जी के ऊपर कोई आरोप लगाता है कि उन्होंने ऐसा किया, तो बोलते नहीं उन्होंने नहीं किया, वो तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो हरामखोर है, वो कामचोर है। वो तो इस ढंग का वो अपना कोशिश कर रहा है बचाव करने की, है ना। तो भिक्षु वो कहते हैं भिक्षु इस प्रकार बचाव मत करो, इस प्रकार जो तुम अपना बचाव मत करो। देवदत्त अनाचारी है, दुशील है, इधर प्रवर्जित हो, मेरे संग में रहता हुआ तू कैसे देवदत्त का भोजन ग्रहण करता है। तू सदा से ऐसा ही संगति प्रेमी रहा, जहां जो संगति मिलती है उसी में पड़ जाता है। अब देखिए, तो पहली जो 2 लाइनें हैं मैंने बुद्ध के मुंह से और कहीं जातक कथा में इतनी साफ साफ जो है एक तरह से गुस्सा इसमें झलकता है ना, कि तू कैसे भाई मेरे यहाँ प्रवृत्त होकर मेरे संग में रहता हुआ तू कैसे देवदत्त का भोजन कर रहा है ना। लेकिन फिर अगले सेंटेंस में उसको काम डाउन करते हैं, है ना, कि तू इसी तरह से संगति प्रेमी रहा, जो संगत में तुमको पड़ गया है ना उसी संगत की बात मान के वैसा तुम कर लिए, यानी कह रहे कि तुम्हारी संगति ठीक नहीं है ना, इस ढंग से। तो अब समस्या तो आपको क्लियर कट है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, कि वर्तमान कथा में क्या समस्या उठाई गई है। कि देखिए इस तरह का 2 ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का आप लाभ लेना चाहते हो, इधर से भी उधर से भी, है ना। तो ये जो है ना, मतलब आपकी लॉयल्टी जो है, हालांकि सर आज की डेट में अगर इसको संदर्भ में देखा जाए इस समस्या को, ये तो बहुत 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 बड़ी समस्या है। आप राजनीतिक पार्टियां देखिए या कोई संगठन देखिए, तो लोग औपचारिक और अनौपचारिक रूप से 2, 3, 4 संस्थाओं के सदस्य हैं। औपचारिक लाभ हो सकते और अनौपचारिक रूप से पता नहीं कितनों के कितने। सही बात है। तो लॉयल्टी जो है, यहाँ पर लॉयल्टी का प्रश्न है, तो वहां पर उसे एक अतीत कथा सुनाते हैं। अब वो अतीत कथा का जो शैली है पक्का है, वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधिसत्व आएंगे। बोधिसत्व क्या थे? उसके अमात्य थे। और उस समय राजा का महिला मुख नाम का एक मांगलिक हाथी था। महिला, अब देखिए मांगलिक हाथी, हम लोगों ने पहले मंगल अश्व, मंगल अश्व जो राजा का घोड़ा होता है, ये राजा का हाथी होगा, हाथी होता है। तो राजा बैठ के जाते होंगे। हाँ, उसका नाम मांगलिक उसको कहते हैं, मांगलिक हाथी या घोड़ा जो था ना। तो मांगलिक होता है वो हाथी था, बहुत ही शीलवान और सदाचार संपन्न, किसी को कष्ट नहीं देता। ठीक है। एक दिन उसकी शाला के समीप आधी रात में क्या हुआ, माने जहाँ पर हाथी बांधा रहता था उसके पास में आकर के कुछ चोर लोग आपस में बैठक कर रहे, बातचीत कर रहे थे, कोई प्लानिंग कर रहे होंगे कि कैसे सामान ले जाएंगे, कैसे आदमियों को मारेंगे, किस तरह से, है ना, ताकि हम पकड़े न जाए, इस तरह की प्लानिंग जो है। और वो इस तरह की मंत्रणा कर रहे हैं और वो सीख रहा है, उनकी बातें जो है समझ रहा है ना। फिर दूसरे दिन आकर के फिर उसी तरह से बातें किए, तो वो उसी तरह के ऐसे आदमियों को मारेंगे, इस तरह चोरी करेंगे, ऐसे सेंध लगाएंगे वगैरह वगैरह। तो हाथी जो है उनकी बातचीत सुन करके
उससे लगा कि शायद ये मुझे सीख दे रहे हैं, हम्म, है ना। उस हाथी को लगा कि शायद मुझे सिखा रहे हैं इस तरह से। तो उसका स्वभाव जो है वो कठोर स्वभाव हो गया, निर्दय, और ऐसा हो गया कि भाई जैसे जैसे चोरों के बीच में रह करके, है ना, हम्म, तो वो जैसा चाहते थे चोर उसी ढंग से वो करने लग गया। तो उसने क्या किया कि महावत को सूंड से पकड़ जमीन पर पटक कर मार डाला। अच्छा। तो वो सोचा कि ये सब मेरे को सिखा रहे हैं, मुझे इसी तरह करना है। तो हाँ। वो उस महावत को पकड़ के मार डाला। अब महिला मुख जो है एक तरह से उन्मत्त हो गया, है ना। उन्मत्त माने जैसे पागल होते हैं, उस तरह से हो हम्म, गया। जिसे देखता सबको मार डालता है, ऐसा खबर हम्म, राजा के पास पहुंच गई कि भाई हम्म, हाथी आपका पागल हो गया, मांगलिक हाथी जो पागल हो गया। तो राजा ने बोधिसत्व को भेजा, हम्म, उनका अमात्य है, बोधिसत्व को भेजा कि पंडित जा मालूम कर हाथी किस कारण से दुष्ट हो गया, कि पहले तो इतना बढ़िया था, अब अचानक उसमें क्या परिवर्तन आया। हम्म, तो बोधिसत्व ने देख लिया कि शरीर में कोई रोग नहीं है ना। हम्म, सब तरह से विचार किया कि ये दुष्ट कैसे हो गया। हम्म, तो उसने पूछा कि भाई क्या कुछ इसके आसपास में कोई ऐसा तुमने देखा, कोई आदमी इस पे इसके आसपास में रहता हो, वहाँ के लोगों ने। तो उनको बताया गया कि ये जो है कुछ लोग यहाँ पर रात को बातचीत कर रहे थे, हम्म, ठीक है। और इस तरह की बातचीत से सुनी। हाँ, उसका जो जवाब देता है नौकर कि स्वामी, हाँ चोरों ने आकर बातचीत की थी, हम्म, है ना। अब बोधिसत्व को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, और बोधिसत्व ने जाकर के राजा को बताया कि हम्म, भाई हाथी के संगत में इस तरह से चोर लोग आकर के बातें कर रहे थे। इसने हम्म, बार बार सुना, और उसने इस तरह से उसका जो स्वभाव है वो चेंज हो गया। तो उसने कहा कि भाई अब उसको कैसे कैसे किया जाए ठीक उसको। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ सदाचारी जो श्रवण है ना, कुछ हम्म, सत्संगत इसके आसपास की जाए, है ना, जिसमें भाई किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, शांति मैत्री और करुणा से युक्त रहना चाहिए, इस तरह की बातें उन लोगों ने की, हम्म, है ना। कुछ दिन की तो उसको लगा हाथी को कि ये मुझे सीख दे रहे हैं, हम्म, ठीक है। मंगल हाथी है, तेज है ना, उसका दिमाग तेज है, और उसको उसी तरह से सिखाया जाता होगा, इसका मतलब कि उसको सिखाने के लिए यही प्रोसेस होगा। तो हम्म, जब उसने ये सब सुना, शीलवान लोगों की बातें सुनी, तो हम्म, धीरे 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 उसमें वो परिवर्तन आ परिवर्तन गए। है। तो ये जो गाथा उसमें जो है, उसमें गाथा ये बनती है कि पुराण चोरान वचो निसम, हम्म, महिला मुखो पोथय मानुचारि, हम्म, सुसंयतानम विवचो निसम, हम्म, गजुत्तमो सब गुणेषु अट्ठाति। अब ये पाली की गाथा है, उसका अर्थ यह है कि महिला मुख हाथी हम्म, पुराने चोरों की बात सुन हम्म, उनका अनुकरण करके लोगों को मारने वाला हो गया, और हम्म, वही उत्तम गज संयमी मनुष्यों की बात सुन सब गुणों से प्रतिष्ठित हो हम्म, गया, हम्म, है ना। अब दोनों जो स्वभाव का अंतर हुआ वो सिर्फ संगति की वजह से। हम्म, तो अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोधिसत्व जो है ये माने पशुओं तक की बातों को समझ जाता है कि उसमें किस तरह से स्वभाव चेंज हुए। खैर, हम्म, अब जो अंतिम होगा, हम्म, कहानी तो यहाँ समाप्त हो गई, और हम्म, अंतिम जो वाक्य होगा उसमें बताया जाएगा, मिलान किया जाएगा। तो कहते हैं कि भाई पहले भी तू जिस जिसको देखा तू हम्म, उसकी संगति में पड़ गया, हम्म, चोरों की बात सुनकर तू उनका अनुयायी, और धार्मिक लोगों की बात सुनकर धार्मिक लोगों हम्म, का अनुयायी हो गया, हम्म, है ना। और उसके बाद में बताया कि महिला मुख जो आती है ये विपक्षी दल में चले जाने वाला भिक्षु था, और हम्म, जो राजा था वो अब का आनंद था, और हम्म, अमात्य तो मैं ही था, हम्म, है ना। अब ठीक, देखिए आनंद का बीच में कहीं कोई रोल नहीं है, अंत ठीक, में जो है आनंद को लाया गया, क्योंकि भाई इस संघ का पूरा हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो देख रहा है वो कौन है, आनंद, आनंद है। ठीक, अब आनंद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आपके अंदर क्या हो रहा है ना। हम्म, लोग किस तरह से भिक्षु किस तरह से भटकन महसूस कर रहे हैं, इसकी भी थोड़ी हम्म, जानकारी होनी चाहिए। कि हम्म, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो एक हम्म, एक आदमी एक भिक्षु जो उधर जा रहा है, उधर हम्म, खाना खा रहा है, इधर आ रहा है ना। तो हम्म, खैर, लेकिन इसमें उस भिक्षु को ये बताया कि भाई तुम सोचते भी नहीं हो, जैसा जिसने कहा वैसा कर दिया,
अगर चोरों की संगति में सुनी तो चोरों वाला काम कर हम्म, दिया, अगर किसी अच्छे आदमी तो अच्छे, तो माने तुम्हारा अपना कोई विवेक नहीं है, तो अपनी हम्म, कोई एनालिसिस, अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, क्या करना हम्म, चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कोई कह दिया वैसा कर हम्म, लेते हो, है ना। तो ये हम्म, मैनेजरियल एंगल से देखा जाए तो हम्म, इस तरफ इशारा है कि हम्म, भाई आप जो है मतलब जो जैसा कहता है उसी के हिसाब से चल पड़े। हम्म, उसने कहा तो उत्तर चलो तो उत्तर चल दिया, उसने कहा दक्षिण चलो दक्षिण चल दिए, हम्म, जैसे उस मंगल हाथी ने किया। तो हम्म, तुम जो है वो तुम्हारा मित्र है मान लो, हम्म, मित्र उस देवदत्त के ग्रुप में है। हम्म, अब वो देव जैसा वो कह रहा है कि भाई तुम यहाँ पर आकर के भोजन करो, तो तुम हम्म, वहीं पर जाके भोजन करने लग गए, हम्म, है ना। कुछ तो विचार किया होता है हम्म, कि ये उचित है कि अनुचित हम्म, है ना, कि भाई ये धर्म है कि अधर्म है, किस ढंग का वहाँ शासन है, वगैरह वगैरह। तो खैर ये क्या कहते हैं कि कथा यहाँ समाप्त होती है, हम्म, और इसी इसके साथ नोट के साथ, हम्म, इसी मैनेजरियल उपदेश के साथ कि हम्म, भाई आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करिए, है ना। हम्म, दूसरे की जो 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 कहे उसी में मत रम हम्म, जाइए, हम्म, जैसा जो कहे उसी के अनुसार करने लग गए, अपना भी तो हम्म, कुछ विचार विवेक हम्म, इस्तेमाल कीजिए, हम्म। ये कहने का मतलब है। तो इसका जो बुद्धिस्ट मैनेजमेंट है, अगर इसको हम मॉडर्न भाषा में अगर कहें, एक हाँ एक फ्रेज, एक कहावत है अंग्रेजी जी में कि शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल शो यू शो शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। हाँ मतलब तुम मुझे अपने मित्र दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाऊंगा। हाँ, इसका तो अर्थ, उसको इस तरह से भी कहते हैं कि मैन इज नोन बाय हिज फ्रेंड्स, बाय नोन बाय हिज हाँ, सर्कल, इस तरह की कई है सारी ना। कहावतें होंगी। हाँ ये एक मुझे कहावतें याद आई हैं। जब आपने शुरुआती की, तो मुझे ये चीज याद आई तुरंत ही। हाँ आज की डेट में ये दर्शकों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ सिंपल भाषा में, अपनी एक मेरी जो एज वाले जो लोग हैं उनके उनके लिए आसान करके, कि आपकी जो संगत है वो आपका भविष्य तय करती है। अगर आप शराबियों के साथ बैठोगे तो आपके अंदर शराबियों वाले गुण आएंगे ही आएंगे। आप कितने दिन कंट्रोल करोगे? 1 साल, 2 साल, लेकिन एक वक्त के बाद आप उनसे इन्फ्लुएंस होगे ही। आप अगर जुआरियों के बीच में बैठे हो तो आपके अंदर जुए खेलने की ललक आपको होगी ही। वो भले 1 साल बाद उठे या 2 साल बाद उठे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो गाली गलौज करते हैं, तो आप जाने जानकर या अनजाने में ही कभी ना कभी आपके मुंह से गाली निकलेगी ही निकलेगी। आप अगर कामचोर लोगों के बीच में बैठ रहे हो, आलसी लोगों के बीच में बैठते हो, आलसी लोग आपके दोस्त हैं, तो वैसी आपकी प्रवृत्ति होती जाएगी। और वहीं पर अगर आप शार्प माइंडेड लोगों के साथ बैठ रहे हो जो कि आपके साथ आइडियाज शेयर करते हैं, चुगली नहीं करते इसकी उसकी, जो कि आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि हमें अपने भविष्य में क्या करना है, या इस देश के भविष्य के लिए वो चिंता करते हैं, तो वैसी आपकी प्रवृत्ति होगी, वैसा आपका माइंडसेट बनेगा। जैसा कि डॉक्टर चावला जी ने बताया कि वो जो मंगल हाथी था, उसके इर्द गिर्द लोग, जो चोर जो लोग थे, वो उत्पाद की बात करते थे, उन्माद की बात करते थे, तो उसके अंदर वैसी प्रवृत्ति आई। ये चीज हमें बचपन से बताया जा रहा है, हमारे माँ बाप, माता पिता, बड़े बूढ़े हमें बताते आए हैं कि बेटा संगत अच्छी रखो, इसीलिए कहा जाता है। और 2600 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध भी यही चीज कह रहे हैं कि अपनी संगत अच्छी करो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि जिन विचारों को हम मॉडर्न समझ रहे हैं, बड़ा आधुनिक विचार हम समझ रहे हैं, वो उन विचारों की जड़ असल में 2600 साल पहले तथागत के संग में मिलती है, तथागत के ज्ञान में मिलती है। इसीलिए एक शब्द भी है ना, सत्संगत, हाँ, है ना। ये सत्संग। सत्संगत, अच्छी हाँ, संगति, अच्छी संगति करेंगे तो आपके अच्छे गुण होंगे, आपको अच्छे हाँ, मिलेंगे, अच्छे हाँ, विचार मिलेंगे, अच्छा जीवन होगा। हाँ, और कुसंगति होगी हम्म, तो उस ढंग से बुरे उसमें गुण आएंगे, है ना। हम्म, तो ये कुछ नई बात नहीं है ना। हाँ, हम लोग लेकिन लेकिन ये है कि व्यवहार में, हाँ, व्यवहार में इंसान को अपने अब कैसे पता करे कि अच्छी इनकी जो जिनके जो मित्र है ये अच्छी है कि बुरी है, अच्छी हम्म, संगति है कि बुरी संगति है ना। तो इस हम्म, पर आपका अपना विवेक आपके पास हाँ। अवश्य होना चाहिए। आप किसी को आप अगर आतंकवादी ही बनना है तो वो तो आतंकवादियों के साथ ही उठेगा बैठेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। किसी ने सोच लिया है कि उसे चोर बनना है, गैंगस्टर बनना है, तो वो अपनी संगत ठीक कभी करेगा ही नहीं। अब जैसे
मैं जब से अम्बेडकर मूवमेंट में आया हूँ, तो मेरे जो बाकी के जो दोस्त हैं, वो उनसे मैं पता नहीं किनारा करते गया या उन्होंने किनारा कर लिया या हो गया, लेकिन हमारे फासले बढ़ गए। और जो अम्बेडकर फ्रेंड है, भले ही जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, कुछ लखनऊ में रहते हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ नागपुर में रहते हैं, कुछ चेन्नई में रहते हैं, कुछ पौंडीचेरी में रहते हैं, अंडमान में रहते हैं, तो वहां तक के लोगों से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। सही बात। क्योंकि मेरे विचार वैसे हैं, मैं अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़ा, तो मैं अम्बेडकर मूवमेंट को और समझने के लिए, बाबा साहब के विचारों को समझने के लिए किताबें पढ़ने चालू किया, किताबों के विचार, तो एक उसी तरह की कम्युनिटी अब बन गई मेरी। भारत में लगभग जितने भी जो जो बहुत ही रिनोन जो प्रोफेसर हैं, जो अम्बेडकर जो प्रोफेसर हैं, उनके टच में हूँ, उनसे बातचीत होती है, उनके साथ डिस्कशन होते हैं आइडियाज पर। तो ये इसीलिए हो पाया कि मैं, मेरा एक विजन था और उस विजन को लेकर मैं साथ चला, और वैसी ही कम्युनिटी मैंने बिल्ड की, उन्हीं तरह के लोगों के साथ में उठना बैठना किया। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है। बचपन में हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब मुझे याद है मेरे बचपन में, जब मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में था, तो मेरे जो मित्र थे वो बहुत ही मैं कहूँ कि गंदे तरह के व्यक्ति थे, जिसमें वो ड्रग्स भी लेते थे, चोरी भी करते थे। इस तरह की संगत थी मेरी। हालांकि वो संगत लंबी नहीं चली। मेरे जो मेरे लीगल जो गार्डियंस हैं, जो मेरे ताऊ ताई जी हैं, मैं अपनी, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि नहीं, ये संगत तुम्हारी सही नहीं है। और उस समय वो बातें समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती हैं कि उसकी उन्होंने जो रास्ता दिखाया मुझे, उसने मुझे कहाँ भेजा। अगर मैं उस रास्ते को नहीं चुनता तो शायद मैं कहाँ होता। तो संगत का बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है हमारे जीवन। बहुत सही है। और शास्त्रा ने भी देखिए उसको गाइड किया हाँ। कि तुम तो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हो अभी, हम्म। जैसे संगत मिली वैसा कर रहे हो, तो संगत के बारे में ख्याल रखो, अपने हम्म। विवेक का इस्तेमाल करो और अच्छी संगति करो। और यहाँ पर इसी कहानी में हमें एक और मैनेजरियल या बुद्धिस्ट मैनेजमेंट हमें समझ मिलता है कि जो केयरटेकर है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो इंस्टीट्यूशन हाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सही। शादी भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन जी 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 है ना, बिल्कुल। मैरिज भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो कोई किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो, उसका जो केयर टेकर है, जो जी जिनकी पार्टनरशिप है उसके अंदर, उनकी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। जैसे एक फैमिली के अंदर हम आमतौर पर देखते हैं कि फादर और मदर जो होते हैं, उनकी इक्वल पार्टनरशिप होती है। इंडिया में पेट्रियार्की की वजह से नहीं होता, लेकिन एक जी नॉर्मल एक सभ्य समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जी माता और पिता दोनों की इक्वल पार्टनरशिप होती है एक फैमिली के अंदर। तो जी। दोनों ही अपने अपने स्थान पर उस काम का, उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर हम इस पेट्रियार्की के पॉइंट को साइड में भी रखते हैं, तो अगर हम अपने घर में भी जैसे देखें, तो हमारे वहां पर पेट्रियार्की किसी को समझ में नहीं आती, पितृसत्तात्मक किसी को जो सोच है वो समझ में नहीं आती, हालांकि हैं सभी। जी लेकिन उसके जी बाद भी उनका एक अपना रोल है, जो वाइफ बिल्कुल होम मेकर है, तो उनका अपना एक रोल है। और उसमें अगर बिल्कुल। रह के वो सही तरीके से निगरानी नहीं करेंगी या ध्यान नहीं देंगी अपने बच्चों के ऊपर, तो आप देखिएगा कि उन बच्चों के अंदर कोई ना कोई समस्या रहती ही रहती है। जैसे मैं फिर जी मैं यहाँ पर अपना ही उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं, मेरा जो बचपन रहा, तो इमोशनली मेरे लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था। लोग तो बहुत सारे थे, रिश्तेदार बहुत सारे थे, जी जी लेकिन भावनात्मक रूप से मुझे समझने के लिए कोई वहां पर नहीं था, क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हो गई। जी तो अब उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट है आज की डेट तक कि मैं आज भी आ, काफी ज्यादा इनसिक्योर रहता हूँ रिलेशनशिप में। भले ही सामने वाला चाहे इतना अच्छा हो, लेकिन वो बचपन से तो मेरे साथ यही हाँ होता है ना। जी जी। हाँ, और उसके अलावा कि आप देखेंगे कई बार डिप्रेशन, मनोवैज्ञानिक तौर पर। एंजाइटी, जी ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है, वो बचपन में उसकी जड़ें होती हैं, हम लोग जी समझ जी। नहीं पाते। तो उसका, उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि पेरेंटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो मतलब किसी भी, ये मैं आपको अपने निजी जीवन के उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन जी वो चाहे कोई ऑफिस हो, अगर ऑफिस में कोई मैनेजर है, वो अगर अपनी टीम को सही से लीड नहीं कर रहा है, अपनी टीम के ऊपर निगरानी नहीं रख रहा है कि भाई आपने दिन भर में क्या काम किया, है ना। सपोज कि अगर सही। सेल्स में है, तो आपने कितने लोगों से आप जाकर मिले, कितने लोगों से आपने बात की, है ना, कितने को हाँ आपने पिच किया। कोई प्रोडक्ट है आपके पास, तो कितनों को आपने जी पिच जी किया, कितने की सेल्स हुई। तो वो सारी चीजें अगर जी। आप डेली बेसिस पे नहीं कैलकुलेट करोगे, तो फिर मिसमैनेजमेंट होगा और आपकी टीम का टारगेट कभी नहीं होगा, हम्म। है ना। तो वो गाइडेंस आवश्यक होता हाँ, वो गाइडेंस है। और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जी संघ में भी हम देखते हैं कि अगर आनंद जो हैं, अगर वो सही तरीके से निगरानी रख रहे होते, तो शायद ये नौबत नहीं आती,
बिल्कुल। और इसीलिए देखिए अंत वाली लाइन में यही उन्होंने बीच में आनंद को खींच लिया, है ना। तो वो इनडायरेक्टली जो है उनको है कि भाई यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, आपने ये इस पर ध्यान नहीं किया। एग्जैक्टली इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय बहुत बहुत भीम। धन्यवाद। जय भीम। अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जसवी चावला जी, जिन्होंने बुद्ध की जातक कथाओं के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश की कि आपकी संगत का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में। साथ ही में आपका जो भी गाइडेंस, जो भी पेरेंट्स हैं आपके, या कोई मैनेजर है, या कोई भी आपको गाइड करने वाला है, तो उसकी निगरानी आपके ऊपर होना कितना जरूरी है। इसको आज की डेट में, जैसे जब मैं भी छोटा था तो हम लोग सोचते थे कि यार घर वाले कितना प्रेशर डालते हैं, बट उसकी वैल्यू आज समझ में आती है। बहुत हार्श नहीं होना है और बहुत लीनियंट भी नहीं होना है, मतलब एकदम कड़ाई भी नहीं करनी है और बहुत खुली छूट भी नहीं देनी, वो चाहे कोई किसी भी तरह का काम हो। तो ये विचार 2600 साल पहले तथागत शास्त्र हमें बता रहा है। और हमारे जब पुरखे हमें कहते हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े वो कहते हैं कि भाई संगत अच्छी रखो अपनी, तो वो जो विचार है वो वहां से चलकर आया है। आज का विचार नहीं है, नया विचार नहीं है, आधुनिक विचार नहीं है, बहुत पुराना विचार है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उसकी जड़ें हमें मिलती हैं बुद्धिज्म में, बुद्ध के धर्म में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ, किसी जातक कथा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।